नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं, हीमोलिटिक एनीमिया। जी। ये वो स्थिति है जब हमारे खून की लाल कोशिकाएं मतलब आरबीसीज वक्त से पहले ही मतलब जल्दी ही खत्म होने लगती हैं। हाँ, आमतौर पर ये कोशिकाएं करीब 120 दिन तक रहती हैं, पर हेमोलिटिक एनीमिया में ये लाइफ स्पैन 100 दिन से भी कम हो जाता है। और ये एनीमिया का कोई बहुत आम कारण नहीं है, शायद 5% मामलों में ही। पर इसके प्रकार बहुत हैं, है ना? शायद 200 से भी ज्यादा। बिल्कुल, बहुत तरह के होते हैं ये। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके वर्गीकरण, लक्षण और जांच के तरीकों को समझें। जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसे समझने के लिए हम इसे मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। 2 हिस्से कैसे? एक तो वो जो वंशानुगत है, मतलब परिवार से मिले हैं, जेनेटिक, और दूसरे वो जो बाद में होते हैं किसी बाहरी कारण से, जिन्हें हम अर्जित या एक्वायर्ड कहते हैं। अच्छा, तो पहले वंशानुगत की बात करें, इसमें क्या आता है? हाँ, तो वंशानुगत में क्या होता है कि आरबीसी के स्ट्रक्चर या फंक्शन में ही कोई जन्मजात प्रॉब्लम होती है। जैसे मान लीजिए सेल की बाहरी झिल्ली मेम्ब्रेन ठीक न हो, स्फेरोसाइटोसिस एक उदाहरण है। या फिर कोई जरूरी एंजाइम कम हो, जैसे G6PD डेफिशिएंसी काफी कॉमन है। G6PD, हाँ, सुना है इसके बारे में। या फिर हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया में ही कोई दिक्कत हो, जैसे थैलेसीमिया में होता है। ये सब वंशानुगत कारण है। समझ गया। मतलब ये शरीर के अंदरूनी बनावट की दिक्कतें हैं। यस। और वो जो आपने कहा अर्जित, मतलब जो बाद में होती हैं। हाँ, अर्जित वाले भी कई तरह के हैं। इसमें एक बड़ा ग्रुप है इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ। इम्यून सिस्टम मतलब वो कैसे? कभी-कभी शरीर का अपना इम्यून सिस्टम गलती कर बैठता है। वो अपनी ही आरबीसीज को बाहरी समझकर उन पर हमला कर देता है। इसे ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया या AIHA कहते हैं। अरे, हाँ, और ये भी गर्म तापमान से जुड़ा हो सकता है या ठंडे से। फिर कभी-कभी किसी और के खून से आई एंटीबॉडीज, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद, या माँ से बच्चे में जाने वाली एंटीबॉडीज भी हीमोलिसिस कर सकती हैं। इसे एलो इम्यून कहते हैं। अच्छा, ऑटो इम्यून और एलो इम्यून। और नॉन इम्यून वाले कौन से हैं? हाँ, इम्यून के अलावा भी कई कारण हैं। जैसे एक है MAHTMA, मतलब माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। ये थोड़ा मुश्किल नाम है। हाँ, इसमें होता ये है कि खून की बहुत पतली नलिकाओं में, माइक्रोवैस्कुलेचर में थक्के बन जाते हैं या कोई और रुकावट आती है, और जब आरबीसीज वहां से गुजरती हैं तो वो टूट जाती हैं, फिजिकली डैमेज हो जाती हैं। ओहो, ये DIC, HUS, TTP जैसी स्थितियों में दिखता है। इसके अलावा PNH नाम की एक बीमारी है, या स्प्लीन यानी तिल्ली का बढ़ जाना और ज्यादा काम करना, हाइपरस्प्लिनिज्म। तिल्ली भी? हाँ, और इन्फेक्शंस जैसे मलेरिया तो बहुत बड़ा कारण है। कुछ सांपों का जहर, और यहाँ तक कि कुछ आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व भी आरबीसीज को तोड़ सकते हैं। बाप रे, मतलब लिस्ट तो काफी लंबी है। अंदरूनी प्रॉब्लम से लेकर इन्फेक्शन, जहर, मैकेनिकल चीजें, कुछ भी कारण बन सकता है। बिल्कुल। और इसे देखने का एक और तरीका भी है कि आरबीसीज टूट कहाँ रही हैं। कहाँ टूट रही हैं? मतलब क्या वो खून की नली के अंदर ही टूट रही हैं? इसे कहते हैं इंट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस, जैसे मैथमा या मलेरिया में होता है। अच्छा, नली के अंदर। हाँ, या फिर वो खून की नली से बाहर निकलकर जैसे स्प्लीन या लिवर में जाकर नष्ट हो रही हैं। इसे कहते हैं एक्स्ट्रावैस्कुलर हीमोलिसिस। ये AIHA में या जब आरबीसी का आकार अजीब हो तब ज्यादा होता है। इंट्रावैस्कुलर और एक्स्ट्रावैस्कुलर, और इससे फर्क पड़ता होगा, है ना, लक्षणों वगैरह में? हाँ, कुछ हद तक। वैसे कुछ लक्षण तो कॉमन है, जैसे पीलिया यानी जॉन्डिस। हाँ, वो तो सुना है। पेशाब का रंग गहरा हो जाना, ये उसमें हीमोग्लोबिन या बिलिरुबिन आने से होता है। और पित्त की थैली में पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है, वो भी खास तरह की पिगमेंट स्टोन्स। अच्छा, और कोई खास बात? हाँ, एक दिलचस्प चीज है आयरन के साथ। एक्स्ट्रावैस्कुलर में जब कोशिकाएं स्प्लीन वगैरह में टूटती हैं तो शरीर आयरन को रिसाइकिल करने की कोशिश करता है, जिससे कभी-कभी आयरन ओवरलोड भी हो सकता है। आयरन ज्यादा हो सकता है? हाँ, और दूसरी तरफ इंट्रावैस्कुलर में जब आरबीसी सीधे खून में फटती हैं तो हीमोग्लोबिन से निकला आयरन पेशाब में बाहर निकल सकता है, जिससे आयरन की कमी होने का खतरा रहता है। अरे वाह, मतलब एक में ज्यादा दूसरे में कम, ये तो ध्यान रखने वाली बात है। और आपने एक एप्लास्टिक संकट का भी जिक्र किया था। हाँ, वो भी जरूरी है। कभी-कभी खासकर किसी गंभीर इन्फेक्शन के समय बोन मैरो जो खून बनाता है वो अचानक से आरबीसीज बनाना बहुत कम या बंद कर देता है।
इसे एप्लास्टिक क्राइसिस कहते हैं। ये हीमोलिटिक एनीमिया वाले मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनकी आरबीसीज पहले ही जल्दी टूट रही होती हैं। समझ गया। तो ये तो हुए लक्षण और प्रकार। अब अगर डॉक्टर को शक हो तो पता कैसे लगाते हैं? क्या टेस्ट होते हैं? हाँ, जांच की बात करें तो शुरुआत कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट से होती हैं। ये टेस्ट इशारा करते हैं कि हाँ, आरबीसी ज्यादा टूट रही हैं। जैसे खून में एलडीएच एंजाइम का लेवल बढ़ जाना, हेप्टोग्लोबिन नाम के प्रोटीन का लेवल कम हो जाना। ये हेप्टोग्लोबिन असल में खून में फ्री हुए हीमोग्लोबिन को पकड़ता है, तो जब हीमोलिसिस ज्यादा होती है ये इस्तेमाल होकर कम हो जाता है। अच्छा। और खून में अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि ये आरबीसीज के टूटने से बनता है, और रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाता है। रेटिकुलोसाइट वो क्या है? ये नई जवान आरबीसीज होती हैं। इनका बढ़ना दिखाता है कि बोन मैरो नुकसान की भरपाई करने के लिए ज्यादा तेजी से आरबीसीज बना रहा है। ठीक है। तो ये तो हुए बेसिक इशारे, पर क्या कोई खास टेस्ट हैं जो बता सकें कि ये इंट्रावेस्कुलर है या एक्स्ट्रावेस्कुलर या इम्यून वाला है? बिल्कुल, यहीं पर जांच और स्पेसिफिक होती है। अगर इंट्रावेस्कुलर का शक है तो ब्लड फिल्म यानी खून की स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखने पर टूटी हुई आरबीसीज दिख सकती हैं, जिन्हें शिस्टोसाइट्स कहते हैं। शिस्टोसाइट्स? हाँ, खून में फ्री हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ सकता है और पेशाब में भी हीमोग्लोबिन आ सकता है, हीमोग्लोबिनूरिया या आयरन हीमोसिडेरिनूरिया। हीमोसिडेरिनूरिया काफी सेंसिटिव टेस्ट माना जाता है इसके लिए। और एक्स्ट्रावेस्कुलर के लिए, खासकर वो इम्यून वाले मामलों के लिए? हाँ, इम्यून मीडिएटेड हीमोलिसिस के लिए 2 टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, जिसे डीएटी या डायरेक्ट कूम्स टेस्ट भी कहते हैं। कूम्स टेस्ट, हाँ। ये टेस्ट सीधे मरीज की आरबीसीज पर चिपकी गई एंटीबॉडीज या कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का पता लगाता है। मतलब ये देखता है कि क्या आरबीसी पर हमले का निशान मौजूद है। अच्छा, सीधा आरबीसी पर ही? हाँ। और दूसरा है इनडायरेक्ट आईटी टेस्ट या इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट। ये मरीज के खून के सीरम में, मतलब खून के तरल हिस्से में ऐसी एंटीबॉडीज ढूंढता है जो आरबीसीज पर हमला कर सकती हैं, भले ही वो अभी चिपकी ना हो। तो ये सीरम में एंटीबॉडी ढूंढता है? बिल्कुल। ये आईटी टेस्ट खास तौर पर जरूरी होता है नवजात शिशु में होने वाला हिमोलिटिक रोग एचडीएन, ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया AIHA की जांच में, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले कंपैटिबिलिटी देखने, क्रॉस मैचिंग और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की जांच में। ये कूम्स टेस्ट वाला मामला तो काफी अहम लगता है, और ये सोचना भी अजीब है कि शरीर की अपनी इम्यून कोशिकाएं ही क्यों हमला करने लगती हैं अपने आरबीसीज पर। हाँ, ये ऑटो इम्यूनिटी का एक बड़ा पहलू है जो अपने आप में एक बहुत गहरी चर्चा का विषय है कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम आज की बात को समेटें तो हिमोलिटिक अनीमिया मतलब लाल रक्त कोशिकाओं का समय से पहले नष्ट हो जाना। जी, इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ जन्मजात, कुछ बाद में होने वाले, जिनमें इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से लेकर इन्फेक्शंस, दवाएं या मैकेनिकल डैमेज तक शामिल हैं। सही कहा। इसके अपने खास लक्षण हैं, जैसे पीलिया, गहरा पेशाब, और खास तरह के टेस्ट होते हैं जिनसे न केवल हीमोलिसिस का पता चलता है, बल्कि ये भी कि ये खून की नली के अंदर हो रहा है या बाहर, और क्या इसमें इम्यून सिस्टम का हाथ है। बिल्कुल सही। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सही कारण और प्रकार की पहचान करना बहुत जरूरी है। मतलब इम्यून है या नहीं, इंट्रावैस्कुलर है या एक्स्ट्रावैस्कुलर, ये जानना इलाज तय करने के लिए पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, इलाज की दिशा तभी तय होगी। हाँ, हालांकि इलाज के तरीकों पर हमारे पास आज जानकारी नहीं थी, पर यह स्पष्ट है कि सही निदान ही कुंजी है। बिल्कुल। और ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि कैसे इतने अलग-अलग किस्म के कारण, जेनेटिक्स से लेकर मलेरिया जैसे इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि हार्ट वाल्व जैसी चीजें आखिर में एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं, आरबीसीज का टूटना। और सोचा जा सकता है। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।